आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद आईएएस या पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतिहास में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरलों के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके लिए लाभप्रद एवं उपयोगी होगा। शिक्षा की ज्योति सभी को रोशन करती है। शिक्षा कोई भेद नहीं करती। जो इसके महत्व को समझ जाते हैं, वो अपना भविष्य शिक्षा के माध्यम से सुनहरा बना लेते हैं। आज कई दृष्टिबाधित बच्चे अपनी ज्ञान एवं अपने हौसले के बल पर उच्च पदों पर आसीन हैं। कहते हैं, सफलता का कोई रहस्य नहीं होता है। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल्स। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 ईस्वी तक एवं पुनः 1765 से 1767 तक रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा खिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बरेलास्ट, कार्टियर, वारेन हेस्टिंग आदि। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुआ। वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 तक इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय 1792 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विलिकिंस को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इसने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय लड़ा गया था। वारेन हेस्टिंग के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचे, तो बर्क द्वारा इनके ऊपर महाअभियोग लगाया गया, परंतु 1795 में
इन्हें आरोप से मुक्त कर दिया गया था। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 1786 तक इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 और इसके बाद 1805 में। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दिए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का 90% कंपनी को तो 10% अपने पास रखना था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सर जॉन शोर 1793 से 1798 तक इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801, पेशवा 1801, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804 एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। इसी के समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया था। लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज वारलो 1805 से 1807 तक वेल्लोर में सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि हुई। इसके समय में पिडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल, मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 में टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। लॉर्ड एम हस्ट
इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 तक लड़ा गया। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी लॉर्ड एमहर्स्ट की काल में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 में माथे पर जाति चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ। राजा राममोहन राय के सहयोग से बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिंक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। बेंटिंक ने कर्नल सनीमन की सहायता से सन 1830 तक ठगी प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया। सन 1835 में बेंटिंक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिंक ने सन 1831 में मैसूर तथा सन 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 तक इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 तक। 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844 तक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। इसी के काल में सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन भी इसी के काल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 1846 तक हुआ। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। लॉर्ड डलहौजी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और सन 1852 में लोअर बर्मा एवं पीग्यू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि कर रही जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे सर्वप्रथम सतारा 1848 में, जैतपुर और संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। सन 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। सन 1856 में
डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नेकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ डलहौजी के काल में। डलहौजी ने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। डलहौजी के समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोक लगाने पर प्रयास किया। लॉर्ड कैनिंग, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। केनिंग के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कैनिंग के समय में ही सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया तथा सन 1859 में यानी 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यापकगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। लॉग एल्गिन 1862 से 1863 तक, इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 में धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 69 ईस्वी तक। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लॉरेंस के समय में उड़ीसा में सन 1866 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 1869 में भीषण अकाल पड़ा। इसने चैम्बेल हेनरी के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। सन 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के नेतृत्व में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की। लॉर्ड मेयो के काल में एक अफगान ने सन 1872 में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। लॉर्ड नॉर्थ बुक 1872 में 76 तक, इनके नाम
इनके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने घोषणा की, मेरा उद्देश्य करो को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन भी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में हुआ था। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक, यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्य काश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। 1 जनवरी 1879 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैंसरे हिंद की उपाधि सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। भारतीय समाचारों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। इसी के समय में सन 1878 को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता बना दिया गया। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक, रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष वापस कर दी। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। इसके समय में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक, इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 के बीच में लड़ा गया और वर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। इसी के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किया। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड लैंसडाउन भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा यानी डुरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय हुआ था। लॉर्ड लैंसडाउन 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया। इन्हीं काल में
जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी भी व्यवस्था की गई। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 तक भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। 1895 से 98 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब व मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। लॉर्ड कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, 1902 में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रो की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। कर्जन ने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक, इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इसके पश्चात लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिमंडलों के बीच बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इसी के समय 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया। इसी के काल में 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग यानी अमृतसर हत्याकांड हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही काल में खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में ही हुआ। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक। 5 फरवरी 1922 को घटी चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत
स्वराज पार्टी की स्थापना की। लॉर्ड रीडिंग के काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1921 में M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक 3 फरवरी 1928 ईस्वी साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। 12 मार्च 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। 1929 में ही जतिन दास की 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद जेल में मृत्यु हो गई। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 तक। वेलिंगटन के समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के बीच 25 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। लॉर्ड लिनिथ गो 1936 से 1943 तक। लॉर्ड लिनिल बथो के समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक नई पार्टी बनाई। 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया।
1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड वेवेल। शिमला समझौता 1945 में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे ने हाउस ऑफ कॉमर्स में घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन। मार्च 1947 से 1948 तक। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। प्रस्तुत साक्ष्य अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी voiceforblind@gmail.com। मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना साकार होती है। धन्यवाद।